हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, काफी लंबा समय हो गया था। 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज से इसके आगे की वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी बता चुका हूं। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के साथ साथ, तो आप यह मानिए कि जितने अधिक बेनिफिशियल यह हमारी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए है, उतनी अधिक ये इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पर पॉइंट टू पॉइंट, मैं कह सकता हूं बिल्कुल रेयर मिलेगी। बहुत कोई इक्का दुक्का हो सकता है ऐसा हो कि जिसने एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करवाया हो। तो मेरी कोशिश है एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट आपके आगे सॉल्व करवाऊं। काफी स्टूडेंट्स को ये पसंद भी आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब आप ये समझिए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में जो मूल बात है वो यह है कि हमें प्रकृति में जो धातुएं मिलते हैं, जो विभिन्न तत्व मिलते हैं, वह शुद्ध अवस्था में नहीं मिलते। और उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम जिन जिन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो विधियां भौतिक रूप से हो, चाहे वो रासायनिक रूप से हो। यानी कि हम कह सकते हैं भौतिक रूप क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि आप बाजार से अनाज खरीद के लाते हैं और आप क्या करते हैं, उस अनाज को सीधे आपने क्या करा कि एक मान लो चावल ही लेकर के आए। आपने क्या करा, चावल को साफ करने के लिए एक प्लेट में डाला और उसमें देखा चावल में एक एक दाना करके छांटते चले गए। देखा यदि कोई पत्थर है, कोई कंकड़ है, कोई अन्य चीज है, तो आप उसको निकाल निकाल करके फेंकते जाते हैं। ये जो विधियां हैं ये हमारी कहलाती है भौतिक विधियां। अब रासायनिक विधियां क्या होती है? रासायनिक विधियां होती है यदि किसी चीज में हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी चीज को प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं। केमिकल रिएक्शन लगा करके कुछ, हमारे पास कोई एक पदार्थ है, उसको शुद्ध करने के लिए, उसमें से कोई किसी एक तत्व को हटाने के लिए, जिसे हम अवांछित तत्व कहते हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है, उसको यदि हम हटाना चाह रहे हैं तो हम एक ऐसा केमिकल डाल देते हैं जो कि रिएक्शन करके उस चीज को क्या करेगा, हटा देगा। तो इस चैप्टर में भौतिक तथा रासायनिक विधियों का हम कह सकते हैं डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। और इनका मूल उद्देश्य होगा इन भौतिक और रासायनिक विधियों का कि हम किसी भी तत्व जो कि प्रकृति से हम प्राप्त कर रहे हैं किसी भी रूप में, उसको क्या करें, हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर पाए। और यही हमारे चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, निष्कर्षण के मतलब उनके आइसोलेशन के लिए शुद्ध पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं फिर चैप्टर की। इसमें सबसे पहले हमारा आता है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। आखिर इस चैप्टर में है क्या। यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वह यह बताता है कि किस प्रकार जो बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं थी, हड़प्पा की सभ्यता थी या मोहनजोदड़ो के, आप कह सकते हैं वो जो हमारे पास जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसका जो डिटेल जिक्र किया है, आपने देखा होगा वहां पर भी धातुओं की अनेक स्थानों पर हम कह सकते हैं व्याख्या की जाती है। यानी कि धातुओं के आधार पर कहा जाता है। पुराने समय पे आप देखते होंगे तो लोग स्टार्टिंग के समय पर, जिसे पाषाण युग कहा जाता था इतिहास में, उसमें क्या किया जाता था, जो औजार होते थे वो हमारे पत्थर के होते थे। पत्थर को नुकीला बना बना करके वो आदिवासी लोग या स्टार्टिंग के प्रारंभ के जो मनुष्य थे वह क्या करते थे, शिकार करते थे जानवरों का और अपना भरण पोषण करते थे। इसी प्रकार से इसका विकास हुआ और हम कह सकते हैं बाद के मनुष्य ने बहुत सारे धातुओं का क्या करा, अध्ययन किया और उसे अच्छी प्रकार से हम कह सकते हैं प्राप्त भी किया। पुराने समय की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा वहां पर राजा लोग क्या करते थे, तलवारों का उपयोग किया जाता था। तो तलवारें किसकी होती थी, सामान्यतः तलवारें लोहे की होती थी। वहां ढाल का उपयोग किया जाता था। ढाल भी कोशिश की जाती थी कुछ ऐसा मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जाए जो कि हम कह सकते हैं टकराव को या फिर जो टक्कर है उसको अच्छी प्रकार से सहन कर पाए। अब देखते भी होंगे जो मूवीज होती है उसमें बहुत ही डिटेल में दिखाया जाता है। तो यह सब हमारा क्या है, जो तत्वों का निष्कर्षण है, धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, ये केवल वर्तमान समय पर नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है एनसीईआरटी का, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, उसमें पूरी की पूरी इस बात की आपको जानकारी दी गई है। तो आप
वहां जाकर के उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पर यह भी बताया गया है कि किस प्रकार जब सिकंदर जो कि 326 ईसा पूर्व जिसने भारत पर आक्रमण किया था, किस प्रकार से पोरुस ने उसको क्या करी थी, एक विभिन्न जो वस्तुएं भेंट करी थी, उसमें कुछ स्टील के मटेरियल भी थे। तो उसमें स्टील को बनाने का जो उनका तरीका था वो क्या था कि लोहे पर क्या करा जाता था, लोहे को पिघलाया जाता था और साथ में उसमें क्या मिला दिया जाता था, कार्बन की मात्रा काफी अधिक मात्रा मिला दी जाती थी और उससे जो एक नई धातु तैयार हो जाती थी वह क्या होती थी, अधिक शक्तिशाली थी, अधिक हम कह सकते हैं मजबूत थी अपेक्षाकृत किसके, लोहे की। पूरी जानकारी आपको एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी। तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पार्ट है इस चैप्टर की थीम का, वो आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें मिलेगी। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसमें इसकी कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ इसके हम कह सकते हैं शब्द विशेष हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। तो कौन कौन से शब्द विशेष हैं? यदि पहले शब्द विशेष की हम बात करें, सबसे पहले हम आते हैं जिसको हम कहते हैं खनिज। इंग्लिश में से कहा जाता है मिनरल। अब बात आती है आखिर मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। आप देखिए पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी है सामान्यतः उसकी तीन हम कह सकते हैं परत है। यदि मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार से बनाऊं तो एक तो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है जिसे इसकी ऊपरी परत कहा जाती है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं, स्टार्टिंग का पोर्शन। फिर एक बीच का हिस्सा होता है, ये तीन हिस्से बना दिए तो ये हमारा क्रस्ट हो गया, बीच वाला हिस्सा ये हो गया मेंटल हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, कोर। ये कोर, ये मेंटल, ये क्रस्ट। इसे भूपपटी मतलब ऊपरी परत कहा जाती है पृथ्वी की। इसको थोड़ा सा मिटा दें हम लिख सकते हैं यहां पर पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी परत। तो हमने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है उसके तीन हिस्से मैंने बता दिए। सबसे केंद्रीय भाग जो कि जिसको हम कहते हैं कोर, यहां पर बहुत भारी भारी धातुएं पिघली हुई अवस्था में रहती है। उससे ऊपर का हिस्सा आता है मेंटल, यहां पर भी थोड़ी सी भारी धातुएं रहती है। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिसे हम कहते हैं, वहां पर सारी हल्की हल्की धातुएं उपलब्ध रहती है। तो अब हम कहते हैं कि आखिर खनिज क्या है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की आप खुदाई कीजिए और खुदाई करके जो भी आप रॉक्स निकालते हैं, जो भी आप बड़े बड़े पत्थरों के ढेले निकालते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कोई भी तत्व, कोई भी धातु उपस्थित होगी, उस रॉ मटेरियल्स को हम क्या देते हैं, खनिज नाम देते हैं, यानी कि मिनरल्स नाम देते हैं। डेफिनेशन अभी आपको मैं बाद में लिखवा दूंगा इसकी, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि खनिज क्या चीज है। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर खुदाई करने के पश्चात आपको जो भी रॉक्स मिलती है, जो चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं, जिसके भीतर हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की धातुएं उपस्थित होंगी, शुद्ध अवस्था में नहीं होंगी, शुद्ध अवस्था में होंगी, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, खनिज नाम देते हैं, पहली बात। दूसरा शब्द यहां पर आता है जिसे हम कहते हैं अयस्क। और खनिज को मिनरल्स, इसको हम कहते हैं ओर्स, अयस्क। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिनरल क्या चीज हुई, अयस्क क्या चीज हुई। तो यहां पर आप इन दोनों में एक बहुत हम कह सकते हैं बहुत एक स्पष्ट सा इन पे डिफरेंस है, स्पष्ट सा अंतर है, आप आसानी से इसे समझ जाएंगे और एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अयस्क क्या चीज हुई, अयस्क क्या होते हैं कि वही मिनरल्स ही होते हैं अयस्क, लेकिन खास बात क्या होती है अयस्क में, अयस्क का अर्थ है वे मिनरल्स जिससे हम जिस धातु का शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस मिनरल से, उस मिनरल में वह धातु की जो मात्रा हो प्रचुर मात्रा में। जैसे हम खनिज की बात करें, आप समझिए, मान लो मैंने ये तीन वो लिए, ये तीन मिनरल्स हैं, पहला मिनरल्स, दूसरा मिनरल्स और मैं ये कह दूं तीसरा मिनरल्स। इसमें मान लेते हैं हम एल्युमिनियम ढूंढना चाह रहे हैं, तो इस वाले मिनरल्स में जो एल्युमिनियम की जो प्रतिशतता है वो केवल 10% एल्युमिनियम है। इस वाले में एल्युमिनियम की प्रतिशतता हम कहें 70%,
एल्युमिनियम है। और इस वाले में जो एल्युमिनियम की प्रतिशतता है वो मान लेते हैं 40% है, एल्युमिनियम है। तो यह तीनों के तीनों जो टुकड़े हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं, यह तीनों ही कहलाएंगे क्या? ये कहलाएंगे खनिज, यानी कि मिनरल्स हैं। लेकिन यदि हम इनमें से एल्युमिनियम को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम सामान्यतः यह देखेंगे इन तीनों खनिजों में से कौन सा ऐसा खनिज है जिससे कि हम एल्युमिनियम को जब प्राप्त करें तो हमारा खर्चा कम आए और ज्यादा सरल तरीके से हम क्या कर पाएं, एल्युमिनियम को प्राप्त कर पाएं। जैसे मैंने यहां एल्युमिनियम का उदाहरण दिया है, वैसे ही आप इसमें किसी दूसरी धातु का भी उदाहरण समझ सकते हैं। तो इनमें देखिए सबसे अधिक एल्युमिनियम की मात्रा किस खनिज में? इस वाले खनिज में। 3 खनिज के सैंपल थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे अधिक खनिज की मात्रा किसमें? इस दूसरे वाले में है। तो यह तीनों ही क्या है? मिनरल्स हैं। लेकिन इसमें यह जो है, ये वाला जो खनिज है, इसको हम क्या कहेंगे? यह हमारा क्या कहलाएगा? अयस्क। अयस्क यानी कि ओर्स। तो क्या अर्थ हुआ इसका? वे सभी मिनरल्स, वे सभी खनिज जिनसे धातुओं को सरलता से और कम लागत से प्राप्त किया जा सके, उन सभी खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं या ओर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन भी आपको अगले स्टेप पे हम बता देंगे। फिलहाल आपको समझना चाहिए कि आखिर अयस्क क्या है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मिनरल्स का अर्थ, खनिज का अर्थ कि कुछ भी खुदाई कीजिए पृथ्वी में, वहां से आप मान लो एल्युमिनियम ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको जो रॉक्स के, जो चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं, उन सबको मिनरल्स कहेंगे। किसी पे एल्युमिनियम की मात्रा 10% होगी, किसी में 40% होगी, किसी में 70% होगी। तो ये सब क्या है? मिनरल्स हैं, खनिज हैं। लेकिन अयस्क क्या है कि इन मिनरल्स में से वह मिनरल्स, इन खनिजों में से खनिज का वह नमूना जिसमें कि धातु की मात्रा सबसे अधिक हो, और केवल सबसे अधिक ही ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना। साथ ही कंडीशन ये है कि धातु को इस खनिज में से निकालने में लागत भी कम आए और ज्यादा सरल तरीके से निकाल पाए। यदि ये 3 कंडीशंस हैं, पहली बात तो धातु की मात्रा अधिक होनी चाहिए, दूसरी बात लागत कम आए, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि लागत क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और तीसरी बात हमने ये कह दी कि सरल विधियों से निकाल पाए, कोई ऐसा स्टेप ना हो बीच में जिसके कारण हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण दूषित हो। कुछ ऐसे ना हो कि हम अयस्क से धातुएं प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी जहरीली गैसें निकल रही हैं जो हमारे पर्यावरण को लिए क्या हो? नुकसानदायक हो। तो हम उन चीजों को छोड़ देंगे, उन खनिजों को छोड़ देंगे। तो मुझे लग रहा है अयस्क समझ में आ गया कि वे खनिज जिनसे कि धातु को प्राप्त करना लागत के हिसाब से ज्यादा अच्छा हो, वह हमारे क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। तीसरे इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है वह आती है हमारी, जिसे हम कहते हैं अप अयस्क, और इंग्लिश में कहते हैं गैंग। गैंग। अपअयस्क क्या हुए? अपअयस्क का अर्थ होता है कि जब हम खनिज प्राप्त करते हैं या कोई धातु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उसके साथ में कंकड़ हो गए, रेत हो गई, मिट्टी हो गई, ये सामान्यतः हमें मिलती ही मिलती है। तो किसी भी धातु को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इन अपअयस्कों को उससे हटाते हैं, धातुओं से हटाते हैं। तो अपअयस्क का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी जो मिनरल्स हैं हमारे या अयस्क है, इनमें जो रेत हो गया, मिट्टी हो गई, कंकड़ हो गए, ये जो अशुद्धियां होती हैं, इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? अपअयस्क कहते हैं। ये रहती ही रहती हैं प्यारे बच्चों। आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने कभी चलते चलते यदि देखा हो तो बहुत से लोगों को चलते चलते, जिनकी हम कह सकते हैं किस्मत बड़ी अच्छी होती है, उनको बहुत बार सोने की चीजें मिल जाती हैं जमीन में पड़ी हुई। मान लो आपको कोई अंगूठी मिल गई, तो जब आप अंगूठी सड़क से उठाओगे या किसी ऐसी स्थान पर हो जहां पर कि थोड़ा सा बीहड़ हो, कच्चा हो, तो वहां पर आप जाकर के आपको कोई अंगूठी मिलेगी तो आप देखोगे वो अंगूठी एकदम चमकती हुई नई ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि जैसे आप सुनार की दुकान से अंगूठी लेकर के आएंगे।
आप देखोगे उसका रंग थोड़ा धूमिल सा होगा, उसमें क्या होगी, मिट्टी लगी हुई होगी, उसमें कुछ कचरा लगा हुआ होगा, ये सब चीजें उसके साथ क्या होंगी, चिपकी हुई होंगी। तो इन्हीं उस सोने की अंगूठी में जो थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, जो धूल लगी हुई है, जो रेत चिपकी हुई है, इन सभी को हम क्या नाम देते हैं, अपअयस्क नाम देते हैं। और इसको निकालने की, इसको शुद्ध करने की जो तरीके हैं हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सामान्यतः तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले पानी से यदि आप अच्छे से धो लें, अच्छे से उसको हम कह सकते हैं उसको झटक दें, तो ये अपअयस्क सामान्यतः अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए यदि इस चैप्टर में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब हम आगे चले, अब देखते हैं इनके डेफिनेशंस को समझते हैं एक एक की। सबसे पहला बात आती है खनिज। तो अभी मैंने आपको बताया कि खनिज क्या है, पृथ्वी के किसी भी भाग से आप खुदाई करके जो बड़े बड़े रॉक्स निकालते हैं उनको हम खनिज नाम देते हैं। परिभाषा के रूप में कहें तो ऐसे पदार्थ जो भूगर्भ से खनन के उपरांत प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे अभ्रक हो गया। और ध्यान रखिए ये जितने भी ये खनिज होंगे, यह इसमें हमको इस बात को नहीं सोचना है कि इसमें किस पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा है। यदि मैं यहां खूब सारे यह चट्टानों के ऐसे ऐसे टुकड़े ले लूं, ये मैंने चट्टानों के टुकड़े ले लिए, ये ले लिए मैंने चट्टानों के टुकड़े, और इसमें हम अभ्रक की ही बात करें, यहां पर जो अभ्रक है ये मान लेते हैं 5% है, इसमें अभ्रक 8% है, इसमें अभ्रक 60% है, इसमें अभ्रक, केवल अभ्रक का ही एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें अभ्रक मान लेते हैं 40% है, और इसमें अभ्रक मान लेते हैं 15% है। तो ये सारे के सारे जो चट्टानों के टुकड़े हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाएंगे प्यारे बच्चों। इन सबको हम खनिज कहेंगे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसमें अभ्रक की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है या किसमें अभ्रक की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। तो हम कह सकते हैं भूगर्भ से खनन के उपरांत हमें जो भी प्राप्त होता है उसे हम क्या कह देते हैं, खनिज कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहां पर, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखें, अगली डेफिनेशन देखें। तो अगली डेफिनेशन हमने आपकी बताई थी अयस्क की, अयस्क यानी कि ओर्स। और मैंने कहा था कि वे खनिज जिनसे कि किसी धातु को निकालना, उसकी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना, हम कह सकें कि इकोनॉमिकली यानी कि पैसों के हिसाब से ज्यादा क्या हो, लागत कम आए निकालने में, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा को यदि देखें एग्जैक्ट, तो हम कहें ऐसे खनिज जिनसे उपस्थित धातुओं को कम लागत तथा सरल विधियों से, इसमें ध्यान देना है आपने, कम लागत एवं सरल विधियों से शुद्ध धातु के रूप में निष्कर्षण किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। यानी कि कोई भी मिनरल्स हो आपके पास, लेकिन आप उससे जो धातु निकाल रहे हो, उसको निकालने में आपकी लागत यदि कम आ रही है, तो उस मिनरल्स को हम क्या नाम दे देंगे, अयस्क नाम देंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा है बॉक्साइट का। अब ये बॉक्साइट किसका हम कह सकते हैं अयस्क होता है? इस बॉक्साइट से हम सामान्यतः निकालते हैं एल्यूमिनियम को। इस बॉक्साइट से क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम, यानी कि Al, इसको प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम जो हमारी धातु है, इसको प्राप्त करने के लिए जो सबसे अच्छा जो अयस्क है वह हमारा क्या है, बॉक्साइट है। हम आगे देखेंगे और भी इसके अयस्क होंगे, लेकिन बॉक्साइट से में एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहां से एल्युमिनियम को प्राप्त करना बाकी अन्य अयस्कों की तुलना में, एल्युमिनियम के अन्य अयस्कों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा लाभदायक। तो मुझे लगता है अयस्क आपको समझ में आ गया। मोटी मोटी सी बात यह है कि आपकी लागत कम आनी चाहिए, आप जो भी धातु निकालना चाह रहे हैं उसको प्राप्त करने में आपका कम से कम पैसा लगे, तो जो भी मिनरल्स आप उसके लिए लोगे उसी को क्या कह देंगे, अयस्क कह देंगे। ध्यान रखिए ना, जितने भी हमारे सारे अयस्क होते हैं वे सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स या खनिज अयस्क नहीं होते। क्या बात कही मैंने कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं,
खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते। और ऐसा क्यों है? बहुत बार हमारे पास ऐसे खनिज हमें मिलते हैं जिनमें धातु तो उपस्थित होती है, लेकिन उन धातुओं को उन खनिज से निकालने में जो हमारी लागत आती है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, और इस कारण से वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता इकोनॉमिकली उसको प्राप्त करना। इसलिए हम क्या कर देते हैं, ऐसे खनिजों को छोड़ देते हैं, उनसे धातुओं का निष्कर्षण नहीं करते। जो हम कह सकते हैं समुद्रों के किनारे या गंगा नदी के किनारे या नदियों के किनारे कहा जाता है, बहुत सारी जो रेते हैं उनमें कहा जाता है कि सोने के भी बहुत सी स्थानों पर सोने के छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, लेकिन उनको निकालने में हमारी लागत क्योंकि बहुत ज्यादा आ जाती है, इसलिए हम उनको निकालते ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें से आप समझ सकते हैं कि आखिर खनिज क्या है और अयस्क क्या है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। आगे देखें, अगला हमारा आता है जो हमने बताया था अपअयस्क, जिसे हम कहते हैं गैंग। और अपअयस्क का अर्थ क्या होता है? हमने कहा था जो किसी भी अयस्क में जो मिट्टी लगी हुई होती है, थोड़े थोड़े कंकड़ होते हैं या पत्थर होते हैं या रेत चिपकी हुई होती है, इन सब चीजों को ही हम क्या कहते हैं, अपअयस्क कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गैंग कहा जाता है। तो परिभाषा देखें, किसी अयस्क में उपस्थित अधात्विक पदार्थों की, ध्यान रखना ये पदार्थ क्या है, जो भी मैंने आपको बात बोली है, चाहे वो कंकड़ बोला है, चाहे वो पत्थर बोला है, चाहे हमने रेत कहा है, तो ये सब चीजें क्या है, धात्विक नहीं है, अधात्विक है। तो किसी अयस्क में उपस्थित अधात्विक पदार्थों की अवांछनीय, अवांछनीय मतलब जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जिसको हम चाहते नहीं है कि यह उपस्थित रहे, उसे कहते हैं अवांछनीय अशुद्धि को अपअयस्क कहते हैं। और एग्जाम्पल कौन से, जैसे कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर व लकड़ी के टुकड़े, ये सारे के सारे हमारे क्या है, अपअयस्क हैं। जैसे भी मैंने आपको अंगूठी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक उसमें हमने कहा था जो मिट्टी चढ़ी हुई होगी, जो कुछ गंदगी चिपकी हुई होगी, वो सारा का सारा क्या होगा, अपअयस्क होगा, गैंग होगा, उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक और बात आती है कि हम किसी अयस्क में से शुद्ध धातु को प्राप्त करना चाहते हैं, और शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए हम भौतिक विधियों तथा रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं कि जिसके द्वारा हम अयस्क में से शुद्ध धातु को प्राप्त कर पाए। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम जिस एक नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं धातु कर्म, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटलर्जी। तो अगली स्लाइड को हम देखें तो यह हमारी आती है धातु कर्म तथा धातु कर्म, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेटलर्जी। क्या है, अयस्कों से धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संपूर्ण वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक प्रक्रिया, प्रौद्योगिक मतलब जो कॉमर्शियली यूज की जाती है, जो भी प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म। और इस प्रोसेस में हम कहते हैं दो प्रकार की क्रियाओं का उपयोग होता है, एक कुछ भौतिक विधियों का इस्तेमाल होता है, कुछ रासायनिक विधियों का इस्तेमाल होता है। तो जितनी भी हम प्रौद्योगिक प्रक्रिया की यदि बात करें, किसकी बात करें, प्रौद्योगिक प्रक्रिया, तो इसमें हमने कहा दो प्रकार की प्रक्रियाएं आएंगी। पहली हमारी आ जाएगी भौतिक विधियां, भौतिक प्रक्रिया, और दूसरी हमारी जो आएगी वो हमारी होगी रासायनिक प्रक्रिया। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप बाजार से चावल खरीद के लाते हैं, उसको एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें कोई कंकड़, मिट्टी, रेत तो नहीं है, तो उसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। वो एक भौतिक प्रक्रिया है। या आप उसे क्या करते हैं, पानी में डाल करके थोड़ा सा हम कह सकते हैं धो देते हैं उसे, जिससे आपको जो अनाज है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त तो मिल जाता है, उसमें जो मिट्टी होती है वो जल में घुल करके अलग हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, हमारी एक भौतिक प्रक्रिया है। और रासायनिक प्रक्रिया क्या है, यदि कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं, हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे की और वो कौन सी अशुद्धियां हैं कि जिसके लिए हम रासायनिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, उन अशुद्धियों को हटाने के लिए, वो हमारी किस में आती है, रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है।
तो यह हमारा क्या है, धातु कर्म है। और इस चैप्टर में इसी मेटलर्जी को हमने समझना है कि किस प्रकार अयस्कों से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं और वो विधियां कौन कौन सी है, यही हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला देखें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4। अगला देखें, धातुओं की उपलब्धता। अब यहां से हमारा एनसीईआरटी के चैप्टर 6 का पहला पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है। अभी तक जो हिस्सा था वो हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का हिस्सा था। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है धातुओं की उपलब्धता, यानी कि अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। हमारे प्रकृति में विभिन्न प्रकार की धातुएं उपस्थित हैं। आप जानते हो धातुओं के रूप में जो हम कह सकते हैं डिटेल जानकारी आपको मिलती है वह आवर्त सारणी से मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में 80% जो भी तत्व हैं वो धातुएं हैं। 80% धातुएं हैं। हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें आपने देखा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में यदि आप देखें, क्योंकि ये तो हम पढ़ा चुके हैं क्लास 11th में, जो हमारा ये आवर्त सारणी का पूरा पोर्शन है ये बता चुके हैं। तो वहां जाकर के आप देखेंगे तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो तत्व आते हैं वे सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। इसी प्रकार डी ब्लॉक में चले जाइए, सबसे लास्ट में चले जाइए, तो वहां पर पीछे की कुछ अक्रिय गैसों को छोड़ करके और कुछ वहां पर मेटालाइट्स भी आते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं धातु और अधातु के बीच की स्थितियां जो होते हैं मेटालाइट्स, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी चीजें क्या होती हैं उसमें, वो भी हमारी धातुएं ही होती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा सबसे पीछे हमारा होता है पी ब्लॉक, और जिसमें हमारी क्या होती है, आदर्श गैसें होती हैं वो। उसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मटेरियल कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, यानी कि संक्रमण धातुएं कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से पदार्थों में धातुओं के गुण एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो वहां पर भी हमारी क्या होती है, धातुएं होती हैं। और जो हमारा एफ ब्लॉक है जिसे हम अंत या इनर ट्रांजिशंस मेटल्स कहते हैं, उसमें भी आप देखेंगे धातुओं की ही बहुलता होती है। तो बहुत बार एग्जाम्स में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी में जितनी भी तत्व उपस्थित है उसमें कितने प्रतिशत धातुएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए वहां 80% क्या है, धातुएं। तो मुझे मेरी बात ये समझ में आपको आ गई होगी। अब यदि आवर्त सारणी में वे सब धातुएं हैं और हमें उन्हें क्या कर रहे हैं, हम उन्हें प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो कहां से प्राप्त करेंगे, प्रकृति से ही प्राप्त करेंगे। किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, हम खनन करते हैं, खनन यानी कि खुदाई करते हैं, वहां से चट्टानें निकलती है, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, उनसे हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी धातुएं उपस्थित हैं, और यही वहीं के द्वारा हम क्या करते हैं, धातुओं को प्राप्त भी करते हैं। तो जो 80% हमारी धातुएं हैं आवर्त सारणी में, इनको हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। अब जब प्रकृति से इन धातुओं को प्यारे बच्चों प्राप्त करेंगे तो यहां पर हम कैटेगराइज करते हैं इन्हें 2 भागों में। पहला भाग जिसे हम कहते हैं मुक्त धातुएं, मुक्त अवस्था, यानी कि किसकी, धातुओं की मुक्त अवस्था, धातुओं की मुक्त अवस्था। और दूसरा हमारा जो होता है वह हमारा होता है धातुओं की संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्री स्टेट, फ्री स्टेट ऑफ मेटल्स, और इसको हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। संयुक्त अवस्था किसकी, धातुओं की, धातुओं की संयुक्त अवस्था। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसके अर्थ को समझते हैं। 2 हमने भागों में कैटेगराइज कर लिया। जब आप धातुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, वहां से चट्टानें निकलती है, उन चट्टानों में आपको अलग अलग धातुएं मिलेगी। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो लगभग अपने तत्वों के रूप में रहती है, लगभग शुद्ध अवस्था में रहती है, उसमें ज्यादा अशुद्धि नहीं रहती। ऐसी धातुओं को हम नाम देते हैं मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली धातुएं। इसका अर्थ है कि यह धातुएं वे धातुएं हैं जो कि सामान्यतः अन्य
हम कह सकते हैं पदार्थों के साथ क्रिया करने में कोई इच्छा नहीं रखती। यानी कि हम कह सकते हैं ये ज्यादा क्रियाशील नहीं होती। जो धातुएं ज्यादा क्रियाशील नहीं होती वे दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया ही नहीं करेगी। जब क्रिया नहीं करेगी तो क्या रहेगी, जैसी एकांतवास में पड़ी हुई रहती है कोई चीज कि बिल्कुल कहती है भाई मुझे तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो बिल्कुल एकांतवास में जो पड़े रहने वाली चीज है वह हमारी क्या है, यही मुक्त अवस्था है। इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो मुक्त अवस्था की यदि बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे गोल्ड आ जाता है Au, सिल्वर आ जाता है Ag, पारा आ जाएगा जिसे हम कहते हैं Hg, ये हमारा आ जाता है। इसके अलावा प्लैटिनम भी आता है। तो ये सारी की सारी क्या है, मुक्त अवस्था में हमें प्राप्त होती है ये सारी की सारी। इसका अर्थ है जब ये धातुएं हमें प्राप्त होती है तो इसमें ज्यादा अशुद्धियां नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में कहते हैं। यानी कि ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में या हम कहते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में इन ये पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होते। अब चले हम दूसरी बात में, संयुक्त अवस्था में। अब संयुक्त अवस्था कौन सी होती है? संयुक्त अवस्था का अर्थ होता है कि बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जो कि क्रियाशील होती है। ये धातुएं ज्यादा क्रियाशील नहीं होती, लेकिन ये वाली धातुएं क्या होती है, इनकी प्रवृत्ति होती है क्रिया करने की, ये क्रियाशील धातुएं होती है। तो यह अपने अगल बगल वातावरण के साथ क्रिया करके क्या कर देती है, कुछ हम कह सकते हैं यौगिकों का निर्माण कर लेती है। इसलिए यह जो धातुएं हमें प्राप्त होती है यह अन्य पदार्थों के साथ संयुक्त अवस्था में मिलती है, यानी कि यौगिकों के रूप में मिलती है। और इसलिए इनको क्या कह देते हैं, इन धातुओं को कहते हैं वह संयुक्त अवस्था में रहती है। कहां? प्रकृति में। जब हम खनिज प्राप्त करेंगे तो वहां पर ये धातुएं संयुक्त अवस्था में रहेंगी। कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें, यदि मोटी मोटी बात करी जाए तो जैसे हो गया एल्यूमिनियम हो गया, या हम कह सकते हैं आयरन हो गया, यह सारी की सारी क्या होती हैं, संयुक्त अवस्था में हमें प्राप्त होती है। अब यहां पर एक दो बातें प्यारे बच्चों और करना चाहेंगे। पहली बात, जब हम यहां पर धातुओं की उपलब्धता की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मटेरियल हमें मिलता है, धातुओं में जो सबसे ज्यादा मात्रा उपस्थित है वह हमारी एल्यूमिनियम की है, यानी कि Al है। Al सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी पर। आप देखते भी होंगे आपके अगल बगल जो मैक्सिमम चीजें हैं, टूल्स हैं, जहां पर ज्यादा मजबूती की आवश्यकता नहीं होती, वो सारी की सारी किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। आप अपने घरों में जो बर्तन हैं उनको यदि आप देखेंगे, आप प्रेशर कुकर को देखेंगे तो 90% से ज्यादा प्रेशर कुकर क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। इसके अलावा भी घर के दूसरे बर्तनों को देखोगे तो वहां देखोगे एल्यूमिनियम आपको ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जो हमारी हम कह सकते हैं पंखे आते हैं, अब पंखों में एक चीज लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं मोटर, और वह मोटर वास्तव में होती क्या है कि उसमें एक चालक तार के बहुत सारे फेरे लगा करके एक मोटर का निर्माण किया जाता है। वो तो खैर फिजिक्स में आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें तारों के फेरे लगा करके बनाया जाता है जो कि एक चालक तार है। अब चालक तार के रूप में यदि आप कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर क्या होता है, थोड़ा महंगा है, क्योंकि उसकी पृथ्वी पर उतनी अधिक उपलब्धता नहीं है जितनी कि एल्यूमिनियम की है। तो अब वहां पर क्या होते हैं, पंखों की जो मोटरें बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम की भी बनाई जाती हैं और हम कह सकते हैं कॉपर की भी बनाई जाती है। तो जो कॉपर की होती है वो महंगी होती है थोड़ी, और एल्यूमिनियम की क्या होती है, सस्ती होती है। ये बात अलग है कि जो परफॉर्मेंस के हिसाब से यदि देखें तो कॉपर जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मोटर की जो दक्षता होती है वो कॉपर वाली वायर की, जो कॉपर की जिसमें मोटर बनी हुई होती है, कॉइल बनी हुई होती है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अपेक्षाकृत किसके, एल्यूमिनियम के। लेकिन हम यहां ये कहना चाहते हैं कि एल्यूमिनियम क्योंकि बहुत तय मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए आप देखेंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा मजबूती की आवश्यकता नहीं है वहां पर धातु के रूप में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि बहुत सी जगहों पर आप देखोगे कंडक्टर के रूप में जो तार लिए जाते हैं वह भी किसके लिए जाते हैं, एल्यूमिनियम के लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, प्राप्त होने वाला, पृथ्वी पर जो प्राप्त होने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें क्या है, नंबर 1 पे है। अब पृथ्वी की यदि सरफेस की यदि बात करें, पृथ्वी का जो अभी हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की 3 चीजें, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो सबसे ऊपरी भूभाग में जो सबसे अधिक हम कह सकते हैं पदार्थ मिलते हैं उनमें दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है आयरन, यानी कि लोहा, Fe। तो यह कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब हम देखते हैं कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था की परिभाषाओं को ढंग से समझें। अब हम समझते हैं सबसे पहले धातुओं की मुक्त अवस्था, यानी कि फ्री स्टेट ऑफ मेटल्स।
अभी मैं आपको बता चुका हूं कि वे सभी धातुएं जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। संयुक्त अवस्था का अर्थ है कि वह ऑक्साइड की फॉर्म में आपको ना मिले, कार्बोनेट की फॉर्म में ना मिले, या किसी दूसरे यौगिक के रूप में ना मिले। वे सारी की सारी धातुएं हमारी क्या कहलाती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में कहते हैं वो प्राप्त हो रही है। और परिभाषा के हिसाब से कहा जाए तो हम कह सकते हैं जब कोई धातु प्रकृति में अपने तत्व के रूप में स्वतंत्र अवस्था में हो, तत्व के रूप में मतलब लगभग शुद्ध अवस्था में उपस्थित हो, तो इसे धातु की मुक्त अवस्था कहते हैं। और कारण क्या है, क्यों ये संयुक्त अवस्था में नहीं रहती, क्यों यह हम कह सकते हैं अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाकर के नहीं उपस्थित रहती? क्योंकि ये धातुएं कम क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये क्रियाशील ही कम है, ये इतनी एक्टिव नहीं है कि जल्दी से दूसरे के साथ क्रिया करके किसी यौगिक का निर्माण कर ले। ये इतनी उतावली नहीं है, ये बिल्कुल शांत है, जहां बैठी हुई है वहां बैठी हुई है। जैसे आपने अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें आपने देखा होगा जो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है उसके लास्ट के जो तत्व हैं वहां आपने देखा होगा अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, वे सारी की सारी क्या होती है? अक्रिय होती हैं। वो जल्दी से किसी के साथ क्रिया करने के लिए तैयार नहीं होती। ठीक वही बात यहां पर कही जा रही है कि ये धातुएं कम क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में पाई जाती। और कौन कौन से हैं? जैसे मैं आपको बता चुका हूं, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, पारा हो गया, यह सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? धातुएं। ये जितनी भी धातुएं ये सब मुक्त अवस्था में मिलती है, यानी कि ये ऑक्साइड, कार्बोनेट या किसी अन्य यौगिकों के फॉर्म में प्राप्त नहीं होती। तो आप चाहें तो इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आता है धातुओं की संयुक्त अवस्था। अब धातुओं की संयुक्त अवस्था का अर्थ क्या है? अभी मैंने आपको समझाया कि जो धातुएं कम क्रियाशील ना हो, यानी कि उनकी क्रियाशीलता ज्यादा हो, तो वो अकेले नहीं बैठे रहेगी। आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते, वो ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पूरी क्लास के दोस्त बने हुए रहते हैं। उनके दोस्तों की संख्या हम कह सकते हैं क्लास में जितने बच्चे होते हैं उन सबके ही बराबर होती है। अपनी क्लास के अलावा वो अपने से बड़ी क्लास के बच्चों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं वो क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। और जबकि कुछ आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो कि कम क्रियाशील है, वो अपने बगल वाले लड़के के साथ भी ज्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वैसी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं वो कम क्रियाशील है। तो जो कम क्रियाशील थी वो क्या थी? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो हमारी धातु है। और जो हम कह रहे हैं अधिक क्रियाशील है कि एक लड़का है सबके साथ दोस्ती कर लेता है, सब उसके दोस्त बने हुए रहते हैं, वो जिसको जो काम कहता है वो आदमी खुशी होकर के करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो क्या है? वो क्रियाशील है, वो अधिक क्रियाशील है। तो वैसे पदार्थों की यदि धातुओं के रूप में चर्चा करें तो हम कहते हैं कि जब कोई धातु प्रकृति के साथ अपने यौगिक के रूप में विद्यमान रहती है, यानी कि स्वतंत्र रूप में अपने तत्व के रूप में विद्यमान न रह करके यौगिक बनाती है, किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके किसी यौगिक का निर्माण करे, इस प्रकार से जब कोई विद्यमान रहती है, यौगिक के रूप में विद्यमान रहती है, तो इसे धातु की संयुक्त अवस्था कहते हैं। तो यह हमारी क्या कहलाएगी? उस धातु की संयुक्त अवस्था, यानी कि कंबाइंड स्टेट कहलाएगी। और जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कारण क्या है? हमने कहा क्योंकि ये धातुएं क्या है? अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहले बता चुका हूं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट देखें, अब आपकी एनसीईआरटी की किताब में कुछ हम कह सकते हैं कुछ ये इस तरीके के अयस्कों के बारे में जानकारी दी गई है। तो अयस्क कौन कौन से, अलग अलग पदार्थों के कौन कौन से अयस्क हैं? जैसे हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं? जैसे बॉक्साइट है और कायोलिनाइट है। कायोलिनाइट, ये दो हैं। तो आपको मैंने बताया था एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए जो हम सबसे अच्छा अयस्क मानते हैं, जिसमें एल्युमिनियम की प्रतिशतता ज्यादा होती है, जिससे एल्युमिनियम को प्राप्त करना लागत के रूप में हम कहें काफी कम लागत आती है, वह हमारा क्या है? बॉक्साइट है। तो ये एक अयस्क है। इसके अलावा आयरन की बात करी जाए तो आयरन के जो अयस्क हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे हम कहें हेमेटाइट,
जिसका सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4, और यह सारे के सारे ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे। फिजिक्स में भी क्लास 12th में जब हम चुंबकीय पदार्थों की वहां बातें करेंगे तो वहां पर आपको यह आयरन के दोनों के दोनों जो अयस्क है इनके बारे में हम वहां पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिडेराइट FeCO3, इसके अलावा आयरन पायराइट, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका सूत्र होता है FeS2। इसको ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, आयरन के अयस्क हैं, ऑक्साइड, सॉरी जिसे हम कहते हैं आयरन के अयस्क, वो है। अगला हमारे पास आता है कॉपर। कॉपर के जो ऑक्साइड, कॉपर के जो अयस्क हैं वो हमारे पास है कॉपर पाइराइट, जिसका फार्मूला है CuFeS2। इसके अलावा मेलाकाइट, इसके अलावा क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, इसके अलावा जिंक ब्लेंड। एक इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जिंक ब्लेंड का। जिंक ब्लेंड का फार्मूला होता है ZnS, और यह भी एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए यह भी क्या है कि इंपॉर्टेंट अयस्क है किसका, कॉपर का। फार्मूला क्या है, ZnS, सॉरी ये जिंक का है हमारे पास, क्या है ये, जिंक का हमारे पास अयस्क है। इसके अलावा कैलामाइन और जिंकालाइट, यह हमारे क्या है, जिंक के और अयस्क हैं, दूसरे अयस्क हैं। तो एनसीईआरटी के इस टेबल में यह बताया गया है कि किन धातुओं के कौन से अयस्क हमें प्राप्त होते हैं, और यह सारे के सारे क्या हैं, संयुक्त अवस्था वाले हैं, कंबाइंड स्टेट वाले हैं, फ्री स्टेट वाले नहीं है। तो ये तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ ही गए होंगे, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। आगे चले प्यारे बच्चों, अब हमारे पास बात आती है कि हमारा मूल मोटिव क्या था। चैप्टर की स्टार्टिंग जब हमने करी थी तो हमने सीधे कहा था इस चैप्टर का सीधा सीधा उद्देश्य है कि जितने भी हमारे पास खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनसे शुद्ध धातुओं को प्राप्त करना। इस चैप्टर प्राप्त करने की किन किन विधियों का आपको इस्तेमाल करना है, वही बताना इस चैप्टर का उद्देश्य है। तो हम किन स्टेप्स में, कुछ 3 स्टेप्स का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, खनिजों से शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम कहें कि पहला जो स्टेप आता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला आता है अयस्क का सांद्रण, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहा जाता है जिसे। अयस्क के सांद्रण का अर्थ है कि सबसे पहले हम अयस्क के, यदि हम गैंग निकालना चाह रहे हैं, आप अयस्कों को दूर करना चाह रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी कि उससे मिट्टी, कंकड़, रेत, लकड़ी, जो भी कुछ उसमें भौतिक रूप से जो चीजें मिली हुई हैं, उनको यदि दूर करने के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल करेंगे उनको हम कहेंगे अयस्क के सांद्रण की विधियां। तो पहला स्टेप यह आ गया। सेकंड, सांद्रित अयस्क से तत्व का पृथक्करण, यानी कि ये जो हमारे पास अयस्क के सांद्रण विधियों से जो हमें मिलेगा वह कैसा मिलेगा, सांद्रित अयस्क मिलेगा। इसके द्वारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा, सांद्रित अयस्क मिलेगा इसके द्वारा। अब इस सांद्रित अयस्क से हमने तत्व, यानी कि जो धातुएं हैं, उनकी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम विधियों को लगाते हैं। तो इसमें बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा हमें जो भी तत्व मिलेगा या जो भी धातुएं प्राप्त होगी वो लगभग 97% तक शुद्ध होती है, लगभग 97% तक वो हमारे पास शुद्ध होती है। अब हम चाहते हैं कि जो ये भी तत्व हैं ये 97% से भी ज्यादा क्या हो, शुद्धता हमें मिले, लगभग 100% के लगभग बराबर हमें शुद्ध मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इस सेकंड स्टेप से जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, जो तत्व हैं, धातुएं हैं जो 97% शुद्ध हैं, उनको हम क्या करते हैं, फिर से तीसरी विधि में डाल देते, तीसरे स्टेप पे डालते हैं, जो कि हमारा है धातु का शुद्धिकरण। और धातु के शुद्धिकरण से जो भी हमें धातुएं मिलेगी वह धातुएं हमें लगभग 99.9% तक शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती। तो इन तीनों स्टेप्स का जो डिटेल में अध्ययन है कि पहले स्टेप में हम किन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड स्टेप्स में किन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड स्टेप में किन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, ये डिटेल की जो चर्चा होगी ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है क्लास बहुत आसान थी, बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन था आज, कोई भी ऐसे जटिल सूत्र नहीं थे आपके सामने, बिल्कुल एक फ्लो में चल रहा था, काफी आसान था। और मेन बात है आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी को समझा कि मिनरल्स खनिज क्या होते हैं,
अयस्क क्या होते हैं, अपयस्क क्या होते हैं। इसके अलावा हमने समझा कि किस प्रकार से शुद्ध धातुओं को निकाला जाता है, शुद्ध धातुएं प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं, जिसको हमने कहा एक मुक्त अवस्था में पाई जाती है, एक संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यह सब बातें सामान्य चर्चा हमने आज के क्लास में करी। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इन विधियों को हम पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास काफी आसान थी। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको समय रहते जवाब देता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।